हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ तो आपका स्वागत करता हूं द हिंदू एडिटोरियल क्लास में। तो दोस्तों, ये है 29 अगस्त 2019 और ये क्लास यूपीएससी से एसएस स्टेट पीसीएस, यूपीपीएससी से लोअर पीसीएस अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें हम कुछ आर्टिकल जड़े करेंगे, जैसे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, और ये है डेवलपमेंट बैंक की घोषणा की है गई है, ये उससे संबंधित आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, ये कुकिंग गैस विद नॉट वुड। ठीक है दोस्तों, जैसे गांव में लकड़ और घास फूस का इस्तेमाल करके या गाय का गोबर को सुखाकर उसका इस्तेमाल करके खाना बनाया जाता है, उसको बदलकर जो एलपीजी गैस जो योजना के अंतर्गत दी गई है उसके ऊपर आर्टिकल है। और ये है मोनूमेंटल लिटमस टेस्ट। अब देखिए ये 370 से संबंधित ही है। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से, तो इसके पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और यह है गिफ्ट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई द्वारा 1,76,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को दिए गए हैं, तो उसको एक गिफ्ट बोला जा रहा है। तो इसी के ऊपर हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले अब्दुल कलाम जी कहते हैं, एक महान साइंटिस्ट, एक महान प्रेसिडेंट, डोंट फियर फॉर फेसिंग फेलियर। हारने से मत डरो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले बार में, बिकॉज इवन द सक्सेसफुल मैथ स्टार्ट्स विद जीरो ओनली। ठीक है दोस्तों, वो कह रहे हैं मैथ है जो सक्सेसफुल है वो भी जीरो से शुरू होता है, इसलिए पहली बार गलती करने से डरो मत। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारी जो बात आती है मोनूमेंटल लिटमस टेस्ट की। इसमें क्या बात होती है, देखिए इसमें जो राइटर है बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, जैसे हमने कल की क्लास में बात की थी 1976 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 5 जज बेंच ने यह कह दिया था कि जो रिट पिटीशन फाइल करने वाला जो राइट है हबियास कॉर्पस का, वो इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट्स पर हनन था। उन्होंने कह दिया कि जो फंडामेंटल राइट को बचाने वाला है वही इसका हनन कर रहा है। डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा काला धब्बा, काला दिन। तो उसी से संबंधित इस बात 300 आर्टिकल 70 पे ये बात घूमेगी। वो कह रहे हैं कि 370 आर्टिकल है ना, वो कहीं जो 370 के अंतर्गत जो रिलेटिव ऑटोनॉमी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है कुछ हद तक जम्मू कश्मीर राज्य को, वो ये बताती है कि जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो लोगों के हाथ में है, ना कि सरकार के हाथ में। लेकिन वो कहते हैं जो ये धारणा है वो केंद्र के सरकारों द्वारा धीरे 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 गिराई गई है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये करते हैं। और उसके बाद करते हैं कि लिटमस टेस्ट की बात करते हैं। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हियर, वो कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्वेश्चन सुनेगा, क्वेश्चन क्या है कि जिस तरीके से 370 आर्टिकल हटाया गया क्या वो सही है। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उसमें अपना ये पॉइंट देगी कि पॉलिटिकल नेचर ऑफ डिस्प्यूट, कि जो ये प्रॉब्लम थी उसका पॉलिटिकल नेचर ही कुछ इस तरह की थी। और दूसरा कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे जस्टिफिकेशन इकट्ठे कर रखे हैं, जैसे कि उन्होंने बात की है कि असिमिलेशन ऑफ जेके की दोबारा करने की जरूरत थी। दूसरा वो कहना है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को बुरा हाल करके वहां से निकाला गया, ये 2 तर्क दिए हैं उन्होंने। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद वो बात करते हैं लिटमस टेस्ट की। ठीक है दोस्तों, लिटमस टेस्ट में वो कहते हैं कि जो लिटमस टेस्ट है वो कहना है कि इस पे ये तय किया जाएगा कि किस तरीके से वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टू वर्चुअली रिवोक। ठीक है दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से डिसीजन लिया गया, जिस तरह से फैसला लिया गया वर्चुअली 370 आर्टिकल हटा देने का, क्या वो सही है। दूसरा वो बात करते हैं कि लीगैलिटी ऑफ लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द सिविल लिबर्टीज। जो सिविल लिबर्टीज वो कह रहे हैं दी गई, जो सिविल लिबर्टीज, वो लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन द सिविल लिबर्टीज, जो कि स्वतंत्रता का आधार दिया गया लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, जिनको उनको काट दिया गया, क्या वो सही है। इन 2 क्वेश्चंस के ऊपर वो कह रहे हैं कोर्ट को डिसाइड करना होगा। और जो ये कोर्ट डिसाइड करेगा वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की डेस्टिनी को तय करेगा। दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिर वो आगे आगे बात करते हैं कि 370 का आर्टिकल हरि सिंह वहाँ के राजा द्वारा इंस्ट्रूमेंट सेशन के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत में जोड़ा गया 26 अक्टूबर 1947 को। फिर उसके बाद वो बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल। फिर वो कहते हैं कि व्हेन पार्लियामेंट इंटेंडेड टू लेजिस्लेट ओवर एडिशनल एरियाज, वो बात करते हैं कि पार्लियामेंट को 3 एरियाज दिए गए थे। जो एरियाज दिए गए थे वो कौन से थे, वो कह रहे हैं पार्लियामेंट को जो एरियाज दिए गए थे वो थे फॉरेन अफेयर्स,
जम्मू कश्मीर और फॉरेन अफेयर्स, ठीक है दोस्तों, डिफेंस और कम्युनिकेशन। लेकिन इससे बाहर अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई कानून पार्लियामेंट बनाएगा तो वहाँ की जो विधानसभा है उसको मंजूरी देगी तो तभी हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके ऊपर ये बात करते हैं आर्टिकल के डाइल्यूशन को लेकर, ठीक है। वो कहते हैं आर्टिकल ऑन द प्रेमिसेस ऑन द आइडिया दैट सोवरेनिटी रेस्टेड विद द पीपल, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फिर वो कहते हैं सबसे बड़ी बात कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश में जैसा कि गोपाला स्वामी अय्यर जिन्होंने वहाँ का ड्राफ्टिंग की थी, वहाँ की क्या की थी, कॉन्स्टिट्यूशन के जो संविधान है जम्मू कश्मीर का उसकी ड्राफ्टिंग की थी, उन्होंने भी ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि जो भी जम्मू कश्मीर का संविधान है या जो भी कुछ बनेगा, देखिए, ऑन इट्स ड्राफ्टिंग द असेंबली कुड हैव वेल चूजन टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट टू रिकमेंड 370 आर्टिकल। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द क्लोज एस ग्वाला स्वामी अय्यर पुट इट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्सप्लेन द होल ऑफ द आर्टिकल। इट अकॉर्डेड दैट प्रेसिडेंट ए पावर टू डिक्लेयर आइदर ए आर्टिकल फुल्ली और एनी पार्ट ऑफ द इनऑपरेटिव। वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट थे जो 370 आर्टिकल को चाहे तो पूरे रूप से चाहे आधे तौर से किसी को भी ऑपरेशनलाइजेशन खत्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वो बात करते हैं कि दिस रिकमेंडेशन एज ग्वाला अय्यर एक्सप्लेन्ड एज कंडीशनल प्रेसिडेंट टू एनी एफर्ट टू एब्रोगेट द प्रोविजन। फिर वो कहते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस ओरिजिनल अरेंजमेंट वाज मेंट टू बी टेम्पररी बट इट वाज टेम्पररी ओनली इन दी सेंस दैट द, वो कहते हैं कि जो ये टेम्पररी था, जो ये आर्टिकल कहा गया था कि राष्ट्रपति जब भी चाहें इस आर्टिकल को पूरे रूप से या इसका कोई भाग खत्म कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जो टेम्पररी का मतलब ये था कि जब तक जम्मू कश्मीर का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक ही वो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि ऑन इट्स ड्राफ्टिंग द असेंबली कुड हैव वेल चूजन टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। फिर वो बात करते हैं एब्रोगेशन ऑफ, मतलब 370 आर्टिकल को हटाने की। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि आर्टिकल वुड कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट द सोल मीनिंग ऑफ टेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनटू द स्टेट, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद ये आगे बात चलती है मिस रीडिंग ऑफ आर्टिकल 367। देखिए, मिस रीडिंग ऑफ आर्टिकल 367 की ये बात करते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 367 विच प्रोवाइड्स रूल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मॉडिफाइड इन सो फार, ठीक है दोस्तों, कि उसको मॉडिफाई कर दिया गया। फिर वो कहते हैं इट अप्लाइज टू जेके बाय प्रोवाइडिंग दैट whenever the term constituent assembly of the state was used। वो कह रहे हैं कि जो constituent assembly है, वो कह रहे हैं कि अगर 370 आर्टिकल हटाना है वो सिर्फ स्टेट की विधानसभा नहीं हटा सकती, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठेगी। फिर वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बात कर रहे हैं कि 367 आर्टिकल के अंतर्गत कि तीन इंटरप्रेट करने की बात की ना, तो वो कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, ठीक है दोस्तों। फिर यहीं पर उन्होंने कुछ अपने तर्क दिए हैं, ठीक है दोस्तों। बट बिकॉज जेके वाज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल पार्लियामेंट हैज़ नाउ स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अब देखिए वहाँ पर सरकार गिर चुकी थी, राष्ट्रपति शासन लागू था, ठीक है। वो कहते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव वेस्टेड इन पार्लियामेंट के हाथ में थी अनरिप्रेजेंटेटिवली कॉन्स्टेंट पावर विच मेंट इट कुड बी रिकमेंड टू प्रेसिडेंट द एब्सोल्यूट नलिफिकेशन ऑफ द अपशूट ऑफ दिस वॉज द डिसीजन ऑफ पॉर्नर सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिंग। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि जो यूनियन पावर पार्लियामेंट के हाथ में है अनरिप्रेजेंटेटिवली कॉन्स्टिट्यूंट पावर को विच मेंट इट कुड रिकमेंड द, मतलब कि ये रिकमेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति को कि आप ये चाहे तो करिए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद बात आती है दोज प्रिंसिपल्स आर नॉट फंगिबल अंडर नो सर्कमस्टांसेस डू दे लाइसेंस गवर्नमेंट टू यूज द एक्सेसिव, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं भी किसी हद तक no under circumstances do the license government to use or excuse or suppose noble and to do Trump। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपनी हद से बाहर जाने का ताकत नहीं मिल जाती, गवर्नमेंट को अपने हद में रहकर ही काम करना चाहिए। देखिए इसमें वो एक और बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। वो कहते हैं कि इंडिया में क्या है रूल ऑफ लॉ, ठीक है दोस्तों।
रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत वो ये बात करते हैं कि एक्शन बाउंड, देखिए वो कहते हैं कि जो भी एक्शन स्टेट मतलब सरकार लेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर लेगी, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये हमारा आर्टिकल पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने आखिर में तो यही बात समझानी चाहिए कि जो भी डिसीजन सरकार लेगी या फिर जो भी डिसीजन आरबीआई या फिर सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चंस पर तय करेगा, आरबीआई गलती से निकल गया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि डेमोक्रेसी को बचाने का किस तरीके से वो इस पर डिसीजन देते हैं। अब ये बहुत बड़ा टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। अब अगली बात आती है गिफ्ट फ्रॉम आरबीआई। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आरबीआई की तरफ से सरकार को 1,76,000 करोड़ दिए गए हैं। अब वो किस तरीके से इस्तेमाल करता है ये उससे संबंधित है, इसके ऊपर ये सारा आर्टिकल है, तो हम देख लें। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ी जंग चली है आरबीआई की और इसके बीच में तनातली चली, और तनातली के चलते आखिरकार आरबीआई माना कि हम आपको पैसे देंगे। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि 1,76,000 करोड़ के करीब। ठीक है दोस्तों, जिसमें से 52,663 करोड़ कंटिजेंसी रिजर्व से लिया जाएगा। देखिए ये दो रिजर्व से पैसा निकाला जाएगा। एक रिजर्व का नाम तो होगा करेंसी एंड गोल्ड रिज्यूनेशन रिजर्व अकाउंट और दूसरा होगा कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने कहा है कि एक बीमल जालम कमेटी बनाई गई। बीमल जालम कमेटी ने ये रिकमेंड किया, उसने कहा कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क फ्रॉम आरबीआई। वो कहता है जितना भी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ठीक है, इकोनॉमिक फॉर द आरबीआई डिसाइड टू कीप मेजर पार्ट ऑफ द रिजर्व लॉक्ड अप। वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा पार्ट, जितना भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उसको लॉक करके रख दीजिए, इसमें थोड़ा सा पार्ट ही सरकार को दीजिए। ये पहली बात वो कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात वो कहते हैं कि जो कंटिजेंसी रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व का 6.5 से 5.5 बैंड तक तय कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, विद ए बैंड ऑफ 6.2 to 5.5 ऑफ टोटल एसेट, जितना भी कंटिजेंसी रिजर्व में है, और उसमें आरबीआई तय करे कि कितना परसेंटेज तक का अमाउंट सरकार को दिया जाएगा, जिसमें से अब ये अमाउंट दिया जा रहा है 52,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, फिर वो कहते हैं द कमेटी शुड आल्सो कॉम्प्लीमेंट क्लैरिफाई स्पेसिफाई दैट द रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जितना भी पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, उन्होंने ये बात खुल के यहाँ पे बोली भी है कि जितना भी पैसा यहाँ आरबीआई के पास पड़ा है ये इंटरजेनरेशनल है इन प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, इंटरजेनरेशनल। वो कहते हैं कि इट कुड बी आर्गुमेंट दैट गवर्नमेंट एज ए सॉवरन आउन। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर आरबीआई आती है, तो आरबीआई की काम बनता है कि अगर गवर्नमेंट मांगती है ना पैसा तो उसको दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये पैसा है वो आरबीआई के पास एकदम से नहीं आ गया, जनरेशन बाय जनरेशन इन्होंने ये पैसा संभाल कर इकट्ठा किया है, तो एकदम से उसको उड़ाना भी सही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर वो कहते हैं स्वेलो फंड टू मीट एक्सपेंडिचर। फिर वो कहते हैं ये भी नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट के पास अगर उसका जो पैसे का खर्चा करना है उसको खर्चा करने के लिए वो आरबीआई के फंड को छोटा कर दे, ये भी सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जो ये पैसा है ना ये रेनी डे के लिए है, मतलब कि जब भी देश में मंदी का दौर आएगा, बुरा हाल आएगा, तब देश को बचाने के लिए ये पैसा इस्तेमाल करने के लिए संभाला गया है। फिर वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंगली जितना भी नेट सरप्लस था 1,23,000 करोड़ पोस्टेड बाय आरबीआई इन 2018-19 वो डबल से भी ज़्यादा था 2018 के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, फिर वो कह रहे हैं कि उसका जो पिछला नेट था वो 65,876 करोड़ था, जो कि 15-16 में था। फिर वो कह रहे हैं पैसे भी काफ़ी हैं इस हिसाब से देखा जाए तो। फिर वो कह रहे हैं कि अब ये बिग ट्रांसफ़र, बहुत बड़ा ट्रांसफ़र आरबीआई द्वारा सरकार को किया जा रहा है, तो सरकार को इसको बहुत ही चालाक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पैसा वेस्ट भी ना हो और हमें फ़ायदा भी मिल जाए। इससे हमारा दूसरा आर्टिकल ख़त्म होता है। अब देखिए तीसरा आर्टिकल आता है जंग से संबंधित, इसको हम ज़रा बाद में करते हैं, पहले एक और आर्टिकल है वो कर लेते हैं। रीडिस्कवरी ये भी छोड़ देते हैं, ये भी इससे यही कर लेते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे बात आती है डेवलपमेंट बैंक की। देखिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन्होंने डेवलपमेंट बैंक को ओपन करने की घोषणा की है। देखिए डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले तो होते क्या है,
देखिए ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना हो गया, माइनिंग हो गया, हैवी इंडस्ट्री हो गया, जिसमें बहुत लंबे देर के लिए और बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे के लिए एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किया जाए जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हमें इसके लिए क्या होगा, इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, माइनिंग होगी, हैवी इंडस्ट्री को, ताकि उनको पैसा मिल सके, ठीक है, ताकि वो लो रेट में स्टेबल रेट्स में मिल सके और वो लंबे टाइम के लिए सोशल बेनिफिट दे सके। फिर वो कहते हैं कि जो ये लंबे टाइम के लिए बेनिफिट होगा उसका पैसा आएगा कहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि पैसा आएगा उसके लिए पेंशन स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स है, वहाँ से पैसा आए, ठीक है। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि सरकार को और भी काम करना होगा, इसमें पैसा या तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आ सकता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ब्रिक्स हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो गवर्नमेंट से भी आ सकता है, जैसे कि वो टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ तरह की सब्सिडीज दे सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकों को कह सकते हैं कि आप कुछ पैसा डालिए इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक है ना, एक दूसरे से अलग है। किस तरीके से अलग है, देखिए डेवलपमेंट बैंक तो बहुत लंबे समय के लिए पैसा देगा और ऐसी इंडस्ट्री को पैसा देगा जिसमें बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन कमर्शियल बैंक तो कुछ छोटे कम टाइम से लेकर मीडियम टाइम तक ही चलता है, ठीक है, उसकी मैच्योरिटी का पीरियड, तो वहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क की बात आ जाती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट हिस्टोरिकल की बात की जाए, इतिहास की बात की जाए, तो डेवलपमेंट बैंकों ने दुनिया का बहुत साथ दिया है, जैसे कि यूके और यूएस का जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सारा का सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्हीं पर टिका था। देखिए जो रेलवे की वर्ल्ड वाइड फाइनेंसिंग हुई वो भी इन्हीं डेवलपमेंट बैंक्स ने फाइनेंस की। फिर वो कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप का और एशिया का, वो भी इन्हीं बैंकों के फंड्स के सहारे हुआ, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अंडर राइटिंग द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है दोस्तों, वो डेवलपमेंट बैंक का स्टेट स्पॉन्सर्ड रहा कि अगर किसी का पैसा डूब जाता है तो सरकार पैसा देगी। तो इसको इस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि 1930 में जॉन मार्कर केनी आर्ग्यूड दैट व्हेन बिजनेस कंसीडर्ड इज ए लो ऑन अकाउंट ऑफ द अनसर्टेन फ्यूचर विद लो इंटरेस्ट द गवर्नमेंट कैन सेट अप ए नेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक। कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट बैंक ही है, ताकि लोगों की जो सेविंग्स है उसको लंबे टाइम के लिए संभाल कर भी रखा जा सके और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को या लोकल गवर्नमेंट्स को पैसा भी दिया जा सके। फिर वो कह रहे हैं कि इसी को ध्यान में रखते हुए IFSCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था कि जो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट करेगा। 1995 में वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत उसका प्रमोशन के कारण इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बना, जो कि अब ICICI बैंक का एक पेरेंट पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े कामों को फाइनेंस करने में मदद की। फिर वो कहते हैं कि डोमेस्टिक सेविंग रेट वाज लो एंड कैपिटल मार्केट वाज एब्सेंट, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर फाइनेंस्ड। देखिए वो कह रहे हैं कि जिस वक्त पैसा नहीं था, डेवलपमेंट बैंक्स नहीं थे, तब उस वक्त जो पैसा आया वो किस तरह से आता था, वो कहता है लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम आरबीआई एक तो कर्ज देती थी, दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बॉन्ड्स निकाले जाते थे, तो इन रास्तों से पैसा निकाला जाता था कंपनियों को देने के लिए। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि देखिए जो डेवलपमेंट बैंक वो कहते हैं कि 1947 के बाद 1991 से पहले तक चलाए गए, ठीक है, वो उसमें बहुत सारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट आ गया, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, आप इकोनॉमी की क्लास में देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक अलग विषय है। वो कहते हैं वो आया किस तरह से, देखिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड लैंडिंग। क्या होता था कि पहले जब इलेक्शन होते थे ना, तो हर बैंक की ब्रांच को ऑर्डर दिया जाता था कि आप अपने हिसाब से पैसे दो, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता था कि वहाँ के जो नेता होते थे ना वो जाते थे, अब उन्होंने इलेक्शन जीतने हैं, इलेक्शन जीतने के लिए उनको लोगों का सपोर्ट चाहिए, वो कहते थे ये मेरे लोग हैं, इनको जितना कर चाहिए उतना कर दो, तो वो पैसा वापस मुड़ नहीं पाता था, तो ये प्रॉब्लम्स होती थी। फिर तो उसके बाद एक फिर कमेटी बनी 1991 में, नरसिम्हा सिंह कमेटी रिपोर्ट। उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स मांगे, डेवलपमेंट फाइनेंस में रिफॉर्म्स मांगे, तो उसके बाद जो डेवलपमेंट बैंक्स थे वो बदल गए, बिल्कुल कमर्शियल बैंक हो गए, और उसमें गवर्नमेंट ने इतना एक्सेप्ट किया कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पैसा वेस्ट ना हो। देखिए फिर वो बात करते हैं कि चाइना ने भी अपना डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके से किया। जब 2008 की मंदी आई, चाइना ने अब डेवलपमेंट बैंक बनाए और सारी फंडिंग शुरू कर दी, इसीलिए वो उठकर इतना आगे आ सका। फिर यहाँ पे वो बात करते हैं कि जो इन्होंने अब स्टेप लिया है ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ विल इट बी फाइनेंस्ड, इसको फाइनेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर वो कहते हैं इफ फॉरेन प्राइवेट कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट इक्विटी, उसमें कुछ हिस्सा फॉरेन लोगों का, फॉरेन की कंपनियों का भी दिया जाएगा। फिर ये सब बात आती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले आर्टिकल पर, ठीक है दोस्तों।
देखिए मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल है स्टार्टिंग से बता देता हूँ, उसके बाद मैं अपना वर्ल्ड वार पर जाऊँगा। देखिए यहाँ पे कुकिंग बेस वाले आर्टिकल की बात हुई। देखिए यहाँ पे ना इन्होंने दो लोगों की एग्जांपल ली, दो गाँव में गए, उन्होंने वहाँ पे सर्वे किया। सर्वे करके इन्होंने एक घर में दुबे जी और दूसरे घर में रांझनी, इन दो लोगों की बात की। वो कहते हैं कि जो दुबे जी हैं वो बहुत अमीर परिवार से संबंधित है। अमीर परिवार से संबंधित होने के कारण भी फिर भी उनको एलपीजी भी मिला है, गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम जो वुड लकड़ी से या सूखे गोबर से या इन चीज़ों से खाना पका रहे थे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनसे एक तो खाना अच्छी कैपेसिटी का बनता है, ठीक है दोस्तों, जैसा कि राइटर कह रहा है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो खाना बनता है उससे महिला की जो औरत है घर की, वो जो खाना बनाती है उनकी सेहत भी ठीक रहती है, ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं राजनी की। वो कहते हैं कि वो एक गरीब परिवार से संबंधित है। देखिए वो कहते हैं कि उनको एलपीजी गैस सब्सिडी तो मिल तो गया, लेकिन उसको वो दोबारा रीफिल नहीं करवा पा रही, पहली बात, क्योंकि वो गांव में रहती है, उनके पास पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले वाले दुबे जी के पास ज़मीन है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि अभी बारिश पड़ने के बाद जो लकड़ थी वो भी इतनी गीली हो चुकी है कि वो भी कहती वो बहुत मुश्किल से खाना बनाई, ठीक है उन्होंने। फिर वो वहाँ पे 3-4 तरीके देते हैं कि कहते हैं इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इस पूरी दो कहानियों को ध्यान में रखते हुए वो 4 तरीके बताते हैं जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सॉलिड फ्यूल गैस का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है, क्लीन गैस का, एलपीजी का। किस तरह से? वो सबसे पहले कहते हैं कि लोगों को गांव के इलाकों में ये समझाया जाए कि जो सॉलिड फ्यूल है, जैसे कि लकड़ी हो गई या सूखा गोबर हो गया या फिर एग्रीकल्चर रेजिड्यू हो गया, तो उसका बहुत नुकसान है पर्यावरण को भी और उनको भी, उनकी हेल्थ को भी। फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं कि बेनिफिट बताएं क्लीनर फ्यूल के, जैसे एलपीजी एक क्लीन फ्यूल है तो उसके बेनिफिट्स बताएं। फिर तीसरी बात वो कहते हैं कि एलपीजी की जो कॉस्ट है गांव के इलाकों में कम कर दी जाए, ताकि जैसे भी इन्होंने बताया कि दूसरी गरीब औरत थी, कहानी में बताया कि वो दोबारा रीफिल नहीं करवा पा रही थी, दोबारा भरवा नहीं पा रही थी। फिर वो कह रहे थे कि घरों के अंदर ही प्रमोट किया जाए जेंडर इक्वालिटी की, काम मिलजुल कर लोग करें, ठीक है दोस्तों, इस पर वो बात करते हैं। अब बात आती है एक और आर्टिकल की, वो क्या है? देखिए ये है रिमेंबरिंग पेनफुल पास्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर ये बात करते हैं। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम डाइल्यूट हो गया था, ठीक है। वो उन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स की बात की। वो कहते हैं कि अभी 80वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है, 18th सेंचुरी एनिवर्सरी मनाई जा रही है जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो वो कहते हैं कुछ हम बातें कर ले उस पर लेकर। वो क्या है कि वो कह रहे हैं कि वी गिव द मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल लॉस्ट लाइफ। वो कहते हैं यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों लोग उसके चक्कर में। हमारे फादर और ग्रैंडफादर को आज भी उनके तो उस तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। जैसे इंडिया और चाइना से बहुत से लोग जंग लड़ने गए थे, अगर कोई जीवित है तो आप पूछ सकते हैं। कहते हैं बहुत सारा सेक्रीफाइस हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो हमें कहते हैं कि याद करने की ज़रूरत है कि ऐसा डिज़ास्टर फिर दोबारा ना हो। इस तरह के बात करते हैं। वो कहते हैं 1930 के आसपास इंस्टिगेटेड टू द अपकमिंग वॉर किस तरह से हुई? जर्मनी के नाजी, इटली के फैसिस्ट और जापान के इंपीरियलिस्ट अपनी इकोनॉमीज को बढ़ा रहे थे और अपनी आर्मीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, ताकि वो लड़ाई के जंगों में बाड़े में उतर सके। अब इटली वॉज स्प्रेडिंग इज फुल ऑन अफ्रीका। वो कहते हैं इटली अफ्रीका में अपने पैर फैलाता जा रहा था, मेडिटेरियन में फैलाता जा रहा था। जापान यहाँ पे एशिया की कॉन्क्वेस्ट शुरू कर चुका था। जर्मनी हैविंग डन अवे विद द लिमिटेशन इम्पोज्ड, ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सेल। ट्रीटी ऑफ वर्सेल थी, कुछ तरह की लिमिटेशन थी, उसको उसने हटा दिया। तो तभी यूएसएसआर का भी उदय हुआ था। जो नया नया जर्मा यूएसएसआर था, केम अंडर द ग्रेव एक्सटेंशियल थ्रेट। उसको एक तरह का बहुत बड़ा थ्रेट आया। किस तरह से आया? देखिए क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस है और जो यूएसएसआर थे, वो एक तरह का यूएसएसआर इनके साथ एक ट्रीटी में आना चाहता था ताकि उसको किसी तरह का एग्रेशन का, आर्मी के अटैक का खतरा ना रहे। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन जैसे लोग देश थे, इन्होंने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी करने की बजाय इन्होंने जर्मनी के हिटलर को खुश करना चाहा, ठीक है दोस्तों। तो और उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी रहा कि यूएसएसआर एक तरह का आइसोलेट हो जाए। आइसोलेट होने की वजह से ये हो गया कि जर्मनियों ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया और ऊपर से जापानियों ने भी अटैक कर दिया। एक तो वो पूरी दुनिया के मंच में जंग लड़ने के लिए अकेला रह गया, दूसरी तरफ से कहीं से मदद नहीं, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह के सिनेरियो हो गए। और वो कह रहे हैं कि एक तरह का इनफेमस मुनिच एग्रीमेंट हुआ, द सॉर्डेड इंटेंशन, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं कि फार अवे फ्रॉम द बिटर। अब देखिए वो कह रहे हैं कि जो जापान था वो उधर से ब्रिटिश कॉलोनीज में जाओ, साउथ चाइना सी पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा था, ठीक है दोस्तों।
फिर वो कह रहे हैं कि मॉस्को ने एक पारागू जगह के साथ संधि की थी कि अगर आपके ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन वो साथ नहीं निभाया। जर्मनी ने सबसे पहला अटैक इसी पे किया, सबसे पहला शिकार यही बना। फिर वो कहते हैं कि यही गई स्लोवाकिया के साथ हुआ। फिर कहते हैं कि जब दुनिया 1939 में जंग का अखाड़ा बन गई, ठीक है दोस्तों, जर्मनी हैड डिटरमाइंड इट्स अग्रेसिव पॉलिसी बाय एनेक्सिंग सेजको, स्लोवाकिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर टीयरिंग अपार्ट है नॉन अग्रेसिव पैक्ट जो हुआ था उसको भी साइड पे कर दिया, पोलैंड के ऊपर भी हमला। तो कहते हैं जो डिनाउंसिंग द मैरीटाइम ट्रीटी विद ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ग्रेट ब्रिटेन सोच रहा था कि हम जर्मनी को नाराज नहीं करेंगे, यूएसएसआर को अकेला छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने के साथ जो मैरीटाइम ट्रीटी थी उसको भी तोड़ दिया और सेटिंग अप ए कॉलोनियल क्लेम अगेंस्ट द यूके एंड फ्रांस ये भी शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जर्मनी ने हर देश के साथ अपना जंग का फ्रंट खोल दिया। उधर से जापान हैज कैप्चर्ड ए लार्ज टेरिटरी ऑफ चाइना, चाइना की बहुत बड़ी टेरिटरी जापान ने कब्जे में कर ली, मंगोलिया में कब्जा कर लिया। फिर यूएसएसआर पे भी, रशिया पे दूसरी तरफ से अटैक कर दिया। फिर वो कहते हैं कि जब इनमें दोबारा बातें शुरू हुई मॉस्को में, ब्रिटिश में, फ्रांस में, तो वो एक ना तरफ डेडलॉक पे आ गई, बढ़ ही नहीं रही थी। तो दोनों फ्रंट पर रशिया के ऊपर हमला हो गया और वो कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ तरह का ऐसा सिनेरियो बदला कि सभी के सभी देश एक तरह के जर्मनी के खिलाफ हो गए। और आपको पता है कि फिर एंड कैसे हुआ, जर्मनी का बहुत बुरा हाल हुआ, इटली भी उसके खिलाफ हो गया, जर्मनी भी उसके खिलाफ हो गया, क्योंकि जो जर्मनी के नाजिस थे उन्होंने फ्रांस में भी अपनी आर्मी घुसा दी, इंग्लैंड की तरफ भी घुसा दी, अमेरिका उधर रशिया की तरफ भी भेज दी, यूएसएसआर की इटली की तरफ भी भेज दी, दूसरे देश, तो सभी देश खिलाफ हो गए। तो एंड में आके हार गया और हाल हमको पता ही है। फिर वो यहाँ पर ये बात करते हैं कि दुनिया में जो एक इन्वायरमेंट सिक्योरिटी ग्लोबल स्टेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, जैसे यूनाइटेड नेशन का चार्टर 1945, हमें उसको डिफेंड करना चाहिए, पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया इसको डिफेंड करने में बहुत आगे है, बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इंडिया बार बार पीस को, शांति को डिफेंड कर रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि जो हमारे दुनिया के फ्रेमवर्क है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, शंघाई कॉर्पोरेशन, हर जगह पर इंडिया अपना स्टैंड लेता है कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए, और यही आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।